तो रिसेंटली हमने देखा कि अर्न्स्ट एंड यंग यानी बिग फोर कैटेगरी में से कंपनी है ईवाई। इस कंपनी में से एक एग्जीक्यूटिव थी जिन्होंने वर्क प्रेशर के कारण उस लिंक्डइन पे काफी ट्रेंड हो रही थी। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी हाईलाइट किया इसे। लेकिन अगर आप एक बिग फोर एम्प्लॉय हो या फिर बिग फोर कंपनीज में काम कर चुके हो तो सैडली आपके लिए ये न्यूज बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगी। मुझे अभी भी याद है जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था IIM लखनऊ में, केपीएमजी ने मुझे ऑफर दी थी और मैंने वो एक्सेप्ट की थी। काफी सारी आशाओं के साथ, सपनों के साथ मैंने कंपनी ज्वाइन भी की थी। एंड टू गिव यू सम बैकग्राउंड, केपीएमजी मेरे ऑलमोस्ट 7th या 8th कंपनी थी। मैं इससे पहले 3 से 4 बड़े एमएनसीज में काम कर चुका था फुल टाइम, और कई सारे कंपनीज में, छोटे स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स कर चुका था। लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है केपीएमजी, इट वाज अ शॉकिंग वन। मेरा इस वीडियो का मोटिव यही है कि इस वीडियो में मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूं कि आपका कॉर्पोरेट करियर कैसे हो सकता है, क्या बेनिफिट्स रहेंगे और क्या चैलेंजेस रहेंगे, मैंने पर्सनली कौन से चैलेंजेस फेस किए, एंड लास्टली आप कैसे बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हो अपने कॉर्पोरेट करियर की। चलिए शुरू करते हैं। सो गोइंग बैक टू 2018, मुझे अपने करियर से बस एक बेसिक एक्सपेक्टेशन थी कि किसी भी एमएनसी में एक डिसेंट सा जॉब मिल जाए और एक डिसेंट सी सैलरी मिल जाए। लकीली मुझे डॉइश बैंक से एक ऑफर मिल गई जहाँ पे मेरी इन हैंड सैलरी थी 25,000 रुपए। और यहाँ पे मैं समझ गया कि 25,000 में मैं एक सर्वाइवल लेवल पे तो आ गया था। मतलब मैं पुणे में रहता था तो रेंट या फिर बाकी के ज्यादा हेवी एक्सपेंसेस नहीं थे, तो 25,000 में मैं आराम से सर्वाइव कर पा रहा था। लेकिन टू डिफाइन माई सेल्फ एज 21 ईयर ओल्ड, आई वॉज सिंपली हंग्री एंड फुलिश। मतलब ज्यादा समझ तो थी नहीं, लेकिन बस और चाहिए था। और तब मुझे ये भी लगता था कि यार मेरे पास कई सारे सर्टिफिकेशंस है, टेक्निकल नॉलेज है, बस एक्सपीरियंस मिसिंग है। तो शायद मैं एक्सपीरियंस का कोटा कंप्लीट कर लूंगा, कम से कम 1 साल स्पेंड कर लूंगा डॉइश बैंक में, एंड देन आई विल मूव ऑन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मुझे शायद प्रीमियम सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे लेकिन मैंने एक मेजर एस्पेक्ट मिस किया था। इंटरेस्टिंगली जब मैं डॉइश बैंक में था, मैंने 3 से 4 मैनेजर्स के अंडर काम किया और वहाँ पे मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुआ था। तो कई सारे मैनेजर्स थे जो बहुत सपोर्टिव थे। मतलब लिटरली जब मैं ईमेल लिख रहा था उसे प्रोफेशनल मैनर में कैसे लिखा जाता है, स्टेक होल्डर्स से कैसे बात की जाती है, बेसिक मैनरिज्म्स क्या होते हैं, बेसिक कॉर्पोरेट एटिकेट्स क्या होते हैं, ये सब मुझे अपने मैनेजर्स ने सिखाया। एंड यू नो, वहाँ पे बीइंग 21 ईयर नॉट सो मैच्योर्ड पर्सन, मैं अपने मैनेजर्स को कुछ भी बोलता था कि यार सर प्रमोशन दे दो, सैलरी बढ़ा दो, या फिर कंपनी के खर्चे पे क्या मैं कहीं पे घूमने जा सकता हूँ। अगेन हंग्री एंड फुलिश। लेकिन मेरे मैनेजर्स बोलते थे कि आदित्य, लाइफ में ना पैसे से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें होती है। मेनली डॉइश बैंक जिस चीज के लिए फेमस था वो था पीपल सेंट्रिक कल्चर। वो कल्चर समझने के लिए शायद मैं उतना मैच्योर्ड था नहीं, बट दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग आउटकम ऑफ माय करियर। एनीवेज, जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ, जैसे मैंने डिसाइड किया था, मैंने बाकी के जॉब्स ढूंढना चालू किया। एंड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आई थिंक मेरे पास 2 से 3 ऑफर आ गए थे। मैंने सिंपली वो ऑफर पिक किया जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर की गई थी। मेरी सैलरी थी 4 लाख मैंने लेफ्ट डॉइश बैंक, और वो सीधा हो गई 8 लाख रुपए मैंने आई जॉइंट FIS, विच इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई कॉर्पोरेट करियर। तो जैसे ही मैंने FIS ज्वाइन किया, इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से अब IT सेक्टर में आ गया था। FIS एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए, और मैं क्लाइंट और डेवलपर्स के बीच में काम करने वाला था, जहाँ पे मैं क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझ के डेवलपर्स से वो चीजें बना लेता हूँ अपने सॉफ्टवेयर में या प्रोडक्ट में। इंटरेस्टिंगली इसका जो कल्चर था वो बहुत लेड बैक और रिलैक्स था। मतलब दिन के 8 घंटे काम करो, मैनेजर बस आपसे 2 बार बात करेगा दिन में। एक सुबह आपको आके पूछेगा कि आदित्य, क्या आपके पास आज के दिन के लिए काम है, एंड एंड ऑफ द डे वो आपको आके पूछ सकते हैं कि आदित्य, जितना भी आज काम दिया था क्या वो कंप्लीट हो गया है। आई हैड वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स्ड एंड आई वुड से बेस्ट टाइम ऑफ माय कॉर्पोरेट करियर एट FIS। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पीरियड बस 1 से 1.5 साल ही चला, क्योंकि मैंने 2019 में FIS में काम स्टार्ट किया था और अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल बाद कोविड आ गया था। तब हमारी पूरी टीम रिस्ट्रक्चर हो गई और मैं चला गया एक नए मैनेजर के अंडर। और अब ये जो मेरा नया मैनेजर था वो बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट करता था। हर छोटी चीज में आके पूछना, बार बार रिपोर्ट मांगना, अपडेट मांगना, उसके बाद ये ट्रैक करना कि मैं कब ऑनलाइन आ रहा हूँ, कब ऑफलाइन जा रहा हूँ। अगर किसी दिन मैं जल्दी ऑफलाइन चला गया तो वो मुझे टेक्स्ट भेजते थे, कॉल करते थे, और अगर मैं रिप्लाई ना करूँ टाइम से तो वो इमीडिएटली एस्केलेट कर देते थे। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा काम अप टू द मार्क था, तो मैं हमेशा रिलैक्स रहता था। लेकिन इस नए मैनेजर के अंडर मुझे फर्स्ट टाइम पता चला वर्क लाइफ बैलेंस ये कंसेप्ट, और यहाँ पे मुझे अपने कॉर्पोरेट करियर का दूसरा सबसे बड़ा लेसन मिला कि एक कंपनी का अलग कल्चर हो सकता है, लेकिन एक मैनेजर का मैनेजमेंट स्टाइल डिफाइन करता है कि आपका एक्सपीरियंस उस कंपनी के साथ कैसा है। अगर आप एक अच्छे मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो
इवन दो कंपनी का कल्चर खराब है तो आपका खुद का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम अगर कंपनी का कल्चर अच्छा हो लेकिन मैनेजर को शायद उतना अच्छे से इफेक्टिवली मैनेजमेंट ना आता हो, तो शायद उसका रिपरकशन आपके ऊपर हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर हो सकता है। सो बॉटम लाइन, मेरे जो इनिशियली 15 मंथ थे या 18 मंथ थे एट एफआईएस वेंट रियली वेल। तब तक मैंने पढ़ाई करके कैट 2020 क्रैक कर ली थी और अगले 6 मंथ में मैंने इंटरव्यूज क्रैक कर लिए। तब मैंने इस नए मैनेजर के अंडर कैसे तैसे तो सर्वाइव कर लिया एंड एज सुन एज आई क्रैक्ड इंटरव्यूज, मुझे IIM लखनऊ और कोझिकोड से ऑफर आ गया था। आई इमीडिएटली रिजाइंड स्टेटिंग द रीजन कि यहाँ पे बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी उतने अच्छे दिख नहीं रहे। कमिंग टू चैप्टर 3 दैट इज IIM लखनऊ। तो मैंने IIM लखनऊ में जाना तय किया जब मुझे लगा कि यार इवन एट 65,000 सैलरी मुझे लगा कि शायद वो इनफ नहीं है। मेरे अराउंड ऐसे प्रोफेशनल्स थे जो IIT और IIM से पास आउट थे, जो डॉइश बैंक में सीनियर लेवल पे काम कर रहे थे और FIS में भी काफी सीनियर लेवल पे काम कर रहे थे। जब मुझे उनकी सैलरी पता चली, आई वॉज शॉक्ड टू माई कोर। और उस टाइम मुझे पता चला कि लेट्स पुश आवरसेल्व्स ताकि हमारी जो सैलरी है 65,000 प्लस है, शायद वो 1 लाख प्लस या फिर शायद 2 लाख प्लस भी चली जाए। सो आई डिसाइडेड टू गेट इनटू IIM लखनऊ और वहां पे एडमिशन लेते ही मुझे सबसे पहला शॉक मिला। There's an event called as Hell Week at IIM लखनऊ। यहाँ पे बेसिकली आपको पहले 7 दिनों के लिए बहुत सारे टास्क्स दिए जाते हैं बाय योर सीनियर्स, जो आपको एक के बाद एक कंप्लीट करने पड़ते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको सोने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। जब मैंने अपने सीनियर से पूछा कि ये ऐसा टास्क क्यों किया जा रहा है जहाँ पे आपको अलग अलग केस स्टडीज, स्टार्टअप आइडिया, मार्केटिंग कैंपेन, पोस्टर्स बनाने के लिए कह रहे हैं, विच इज क्वाइट गुड, लेकिन उसी टाइम पे कुछ टास्क रात को असाइन हो रहे हैं जिनका डेडलाइन मॉर्निंग है, मॉर्निंग के टास्क का डेडलाइन आफ्टरनून और आफ्टरनून का इवनिंग। तो बेसिकली कुछ टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो वहां पे मुझे सीनियर्स ने फीडबैक दिया कि ये आपको IIM लखनऊ और कॉर्पोरेट करियर के लिए रेडी कर रहा है, बिकॉज जो क्वालिटी और रिगर IIM लखनऊ कैंडिडेट्स लाते हैं वो इसी ट्रेनिंग थ्रू लाते हैं। वहां पे मुझे एक हल्का हिंट मिल गया था, विच वॉज काइंड ऑफ अ रेड सिग्नल कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। लेकिन आई टुक इट स्पोर्टिंगली क्योंकि नया एक्सपीरियंस था। आई नीड टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। और मुझे ये भी पता करना था कि ये IIM लखनऊ या जो Tier 1 कॉलेजेस है इसमें क्या अलग हो रहा है जो शायद बाकी कॉलेजेस में नहीं हो रहा है, और इसी की वजह से यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा सैलरीज दी जा रही है। नाउ कमिंग टू माई एक्सपीरियंस एट IIM लखनऊ, जैसे कहा था सीनियर्स ने, ये काफी डिमांडिंग होने वाला है, आपको लेवल अप करने में हेल्प करेगा, आपको ज्यादा रिग्रेस बनाएगा। वो तो हो गया क्योंकि रूटीन 9 to 6 था और जस्ट कॉलेज लेक्चर्स, लेकिन 6 के बाद कॉलेज में कई सारे सीनियर्स और इवन माय बैचमेट्स फ्रीलांस करते थे। मैं खुद बहुत सारे इंटर्नशिप्स करता था, उसके साथ असाइनमेंट्स हैंडल करना, उसके साथ केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स या बाकी के एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैनेज करना, ये सब हम सीख गए थे इवेंचुअली, जो हमें एक स्टेप आगे लेके आए थे एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिशन। However, कट टू लास्ट सेमेस्टर ऑफ माई MBA, जहाँ पे डे 0 पे मुझे KPMG से ऑफर मिली थी एज अ कंसल्टेंट एंड इट फेल्ट लाइक एन अल्टीमेट विन। सिलेक्शन के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज कनेक्ट विद माय सीनियर्स जो बिग 4 में काम कर रहे या फिर बाकी कंसल्टेंसी रोल में काम कर रहे। और वहां पे मुझे सबसे पहला रेड फ्लैग दिखाई दिया जब सीनियर्स ने कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है वर्क लाइफ बैलेंस, जहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो, मतलब रिलैक्स्ड रूटीन है, तब आप 10 से 12 घंटे काम करोगे, और जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे असाइन रहोगे तब आप यूजुअली 12 से 14 घंटा काम करोगे हर रोज। मुझे लगा कि शायद सीनियर्स एग्जैजरेट कर रहे या टांग खींच रहे, बट टू माय सरप्राइज दैट वाज द रियलिटी। अब आते हैं मेन चैप्टर पे, दैट इज माय एक्सपीरियंस एट KPMG। तो 2023 में मैंने KPMG ज्वाइन की, और KPMG के 2 यूनिट्स हैं इंडिया में। एक KPMG इंडिया जो इंडियन क्लाइंट को सर्व करती है, और दूसरा है KPMG ग्लोबल जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करती है। मैंने KPMG ग्लोबल ज्वाइन की थी और वहां पे भी मैं UK टीम का पार्ट था क्योंकि यूरोपियन क्लाइंट्स को सर्व कर रहा था। सो यहाँ पे इनिशियली 1-2 मंथ हमारा पूरा ट्रेनिंग चल रहा था, सो एवरीथिंग वेंट वेल। 3rd मंथ में मैंने फ्लोर पे ज्वाइन किया, अपनी टीम को ज्वाइन किया। वहां पे मेरा शैडो ट्रेनिंग चल रहा था, जहां पर मैं एक मैनेजर के अंडर काम करता हूँ और जो भी वो काम कर रहे हैं उसे अपने काम से कंपेयर करके सीख रहा हूँ, गैप्स कवर कर रहा हूँ। तो 1 मंथ बाद जब मेरा फर्स्ट मंथली रिव्यू हुआ पूरे टीम के साथ, और यहाँ पे मुझे KPMG के एक्सपीरियंस का सबसे पहला झटका मिला, जहाँ पे पूरे टीम के सामने मेरा फीडबैक डिस्कशन स्टार्ट हो गया। और मेरी मैनेजर हाईलाइट कर रही है कि कोई XYZ पर्सन है जिसने रिसर्च के लिए लगने वाला जो भी डेटा था वो 1 घंटे में अवेलेबल कर दिया। मुझे वो अवेलेबल करने के लिए 1 से ज्यादा घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए। और वहां पे मैंने इन रिस्पॉन्स कहा कि जो इस पर्सन की आप बात कर रहे हो वो 4 साल से कंसल्टेंसी प्रोफाइल में है, मैं अभी अभी कंसल्टेंट बना हूँ, मुझे 2 ही महीने हुए हैं, मेरा 3rd मंथ चल रहा है और अभी ट्रेनिंग ही चल रहा है इन वे, तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ये मैंने कहा पूरी टीम शॉक में चली गई, और जैसे मीटिंग खत्म हुई मैंने एक सीनियर टीममेट के पास जाके पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत किया। तो मेरे टीममेट ने कहा कि हमारे टीम में कोई भी मैनेजर को टॉक बैक या कोई ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देता है, इट्स ओनली अ यस मैन कल्चर ओवर देयर। क्योंकि अगर कोई क्रिटिकली
फीडबैक देता है वापस मैनेजर को, तो मैनेजर अपने ईगो पे ले लेती है, जो कि मुझे मीटिंग में ऑब्जर्व हुआ था। एनीवेज, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने काम पे ध्यान दिया। लेकिन यहाँ से आगे चीजें बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे 8 आवर शिफ्ट बिकेम 10 आवर शिफ्ट, और यहाँ पे काम के एक्सपेक्टेशन हर मंथ बढ़ते ही गए। फिर वो टाइम आया जब मैं एक प्रोजेक्ट पे असाइन हो गया, और वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम 12 से 14 घंटा काम करना क्या होता है वो ऑब्जर्व किया। अभी मैं मुंबई में अकेला रह रहा था क्योंकि मेरा घर पुणे में है, तो सुबह उठना, ऑफिस जाना, पूरा दिन काम करना, रात को आके सीधा सो जाना, ये मेरा कॉमन रूटीन बन गया था। और एक टाइम के बाद तो मैं कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट पे असाइन था, जहाँ पे मैं यही रूटीन फॉलो कर रहा था। वन फाइन डे मुझे अभी भी याद है, शाम को मैं बस बैठ रहा था और एक बहुत आलीशान बिल्डिंग में केपीएमजी का ऑफिस है, सो मैं बाहर से बस पूरे मुंबई का व्यू देख रहा था और बस सोच रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, क्या मैं इतना ज्यादा काम कर रहा हूँ, इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ खुद को, किस चीज के लिए। ये बहुत बड़ा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चालू हो गया। उसी टाइम जो भी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं वापस आ गया अपने डेस्क पे, काम करने लग गया, और वहां पे मुझे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे लगा कि मेरे ब्रेन के वायरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। आई एम एट अ पॉइंट जहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ या जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए। तो मैंने अपने स्टेक होल्डर को बता दिया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं घर चले जाता हूँ। लेकिन घर जाने के बाद आई फेल्ट वेरी रेस्टलेस। तो मैंने अगले दिन क्या किया कि जब मैं ऑफिस में आया, आई टुक अ वेरी केयरफुल लुक कि हमारे जो भी टीम्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज में फीचर्स क्या है, क्या अलग चीज है जो इनको सेट अपार्ट करती है। इसमें मेरा एक दोस्त था, उसका मैंने रूटीन ऑब्जर्व किया। मेरा और एक टीममेट था जिसका अभी भी प्रमोशन हुआ था, उसको मैंने ऑब्जर्व किया। फिर धीरे 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 मुझे एक पैटर्न दिखाई देने लग गया। पैटर्न में सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी वो थी, जितने भी हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज थे हमारे टीम में, सब के सब ओबीस थे। नाउ मुझे यहाँ पे फैट शेमिंग नहीं करना है, बट आई एम रियली कंसर्न के हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, इट विल हैम्पर यू बैक। इनिशियल 6 मंथ्स में जब मुंबई में था, मैं डेली जिम जाता था, लेकिन जैसे मेरा वर्कलोड बढ़ गया, जिम जाना बंद हो गया था। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दिस टॉप परफॉर्मेंस, जब मैंने भी खुद को मिरर में देखा, मैं भी उसी राह पे चल रहा था। यहाँ पे मुझे मिल गया बहुत बड़ा रेड फ्लैग, जहाँ पे मैं अपने पूरे कॉर्पोरेट करियर को रिकंसिडर करने लग गया। इसके बाद मैंने और फीचर्स ऑब्जर्व किए। मैंने उनके साथ काफी इन डिटेल बात की कि उनका ओवरऑल रूटीन क्या होता है डेली। मुझे यही पता चला कि वो ओवर वर्किंग को ग्लोरीफाई कर रहे थे। ग्लोरीफाई इन द सेंस वो प्राउड फील कर रहे थे मुझे बताते वक्त कि मैं 12 घंटे काम करता हूँ, मैं 14 घंटे काम करता हूँ, मैं वीकेंड को भी काम करता हूँ, मैंने सिक लीव ली है, लेकिन फ्री टाइम था, घर पे बोर हो रहा था तो मैंने काम किया, ओवर टाइम रह के किसी और टीममेट का काम खुद जल्दी से निपट लिया। एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग के इनके पूरे कॉन्वर्जेशन में, रूटीन में काम के अलावा कुछ था ही नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड बीइंग पैशनेट, बीइंग ड्रिवन फॉर अ थिंग इज वन पार्ट, लेकिन कंसल्टेंसी में बेसिकली रिसर्च होता है और एनालिसिस होता है। यहाँ पर पैशन इन द सेंस आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो आपके पैशन से बहुत ही इंटीग्रेटेड है, ये बहुत बड़ा सवाल मुझे था उस टाइम पे, और इसका आंसर मुझे किसी से नहीं मिला। ना फ्रैंकली स्पीकिंग, कमिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, मैं हमेशा पैसों के पीछे भागता था, क्योंकि बचपन में वो एक कमी थी जो काफी हिट करती थी। आई वेंट टू अ गुड स्कूल, आई वेंट टू अ गुड कॉलेज, आई हैड गुड फ्रेंड्स अराउंड मी, और शायद मैं उस लेवल का लाइफस्टाइल कभी अचीव नहीं कर पाया, तो मेंटली वो एक एस्पिरेशन था। लेकिन केपीएमजी में जब मैं गया, जिस महीने में मुझे ज्वाइनिंग बोनस मिला था, वो अमाउंट इतनी बड़ी थी कि वो मेरे डॉइश बैंक के पूरे साल की सैलरी से भी ज्यादा थी। एक महीने की सैलरी प्लस ज्वाइनिंग इनकम, और मंथली जो चल रहा था वो भी काफी अच्छा था। हमारे बैच का एवरेज पैकेज ही 29 लाख रुपीज था। मैं केपीएमजी का बता नहीं सकता, बट आप वही कंसिडर कर लीजिए। सो गेटिंग अराउंड 29 लाख पर ईयर, तो महीने की काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट हो जाती है। उस अमाउंट में मुझे एक्चुअली बहुत खुश होना चाहिए था, बट व्हेन आई लुक बैक एट माई केपीएमजी एक्सपीरियंस, मुझे वो टाइम ही नहीं याद आ रहा जहाँ पर मैं एक्चुअली खुश था। और यहाँ पे जब मैंने बहुत इन डिटेल रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कल्चर खराब नहीं था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिवली आपका मैनेजर कैसा है, वो आपको कैसे मैनेज कर रहा है, वो आपके टीम को कैसे मैनेज कर रहा है, और आपके पर्सनल लाइफ को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड होता है। जब मैंने अपने सीनियर से बात की, टीममेट से बात की, मुझे यही फीडबैक मिला कि ट्राई चेंजिंग टीम और रादर ट्राई चेंजिंग कंपनी कंप्लीटली, लेकिन अगर मैं उसी टीम में रह के एस्केलेट करता हूँ तो मेरी ग्रोथ हैम्पर होगी, और शायद उस कंपनी में रहने के चांसेस भी हैम्पर होंगे। इतना ज़्यादा स्ट्रेस आने के बाद मैंने ये तो कंसिडर कर लिया कि राइट आउट ऑफ कॉलेज, मतलब बीकॉम के टाइम से मैंने कंटिन्यूसली काम ही किया है, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली थी। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं खुद को एक छोटी सी छुट्टी दूंगा, एंड आई डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम केपीएमजी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जितनी खुशी मुझे केपीएमजी का ऑफर लेटर मिलने पे हुई थी,
उससे 10 गुना ज्यादा रेजिग्नेशन के बाद हुई थी। और यहाँ पे मुझे अपने कॉर्पोरेट करियर का तीसरा सबसे बड़ा लेसन मिला कि अगर आप एक अच्छे लीडर, अच्छे मैनेजर के अंडर काम करते हो, आप पर्सनली और प्रोफेशनली काफी ग्रो हो पाते हो। लेकिन अगर आप एक नॉट सो इफेक्टिव मैनेजर के अंडर काम करते हो तो शायद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों काफी हैम्पर हो सकती है। तो जैसे मैंने रिजाइन किया, अपना नोटिस पीरियड सर्व किया एंड आई स्टेप्ड आउट ऑफ मुंबई फॉर वन लास्ट गुड टाइम, ऑफ कोर्स मतलब प्रोफेशनली, वैसे पर्सनली तो आते जाते रहता हूँ। तब मुझे एक्चुअली अपने डॉइश बैंक के जो मैनेजर थे, रादर जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे जेसन, उनकी बात वापस याद आई। उन्होंने कहा था कि नॉट एवरीवन वर्क्स फॉर मनी आदित्य, अदर थिंग्स मैटर टू। और इसी दौरान ना इंटरेस्टिंगली रादर बीकॉम के बाद से डॉइश बैंक से मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रहा था काफ़ी टाइम के लिए। आई थिंक मेंटोर टुगेदर के साथ मैंने 1 साल काम किया, फिर टैप के साथ, भूमि के साथ, बहुत सारे एनजीओस थे। और मैं फ्रीलांस मेंटोरशिप भी करता था फ्री में, करियर एडवाइस। तब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे आके पूछते थे कि भैया मुझे पता ही नहीं है कि अपना पैशन क्या है, मुझे क्या करना है, क्या करने से मुझे खुशी मिलती है। और मैं उनको एक सिंपल सवाल पूछता था कि अगर आपको काम करने के बाद मैं कुछ पैसे ही ना दूं, आपको बोल दूं कि जाके बस फ्री में काम कर लो, तो आप कौन सा काम करोगे? या अल्टरनेटिवली मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास दुनिया के सारे पैसे हैं, आप अंबानी इक्विवेलेंट हो, और इस स्टेज पे आके अगर उठ के आपको कोई काम करना है तो आप कौन सा काम करोगे? तो इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग जवाब स्टूडेंट से आते थे, लेकिन मेरा पर्सनल एक जवाब था टीचिंग, जो मैं अलग अलग एनजीओ के साथ करता था। सो व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ केपीएमजी, मुझे लगा कि मुझे खुद को एक चांस देना चाहिए, और तभी मैंने अपना फर्स्ट वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम है फिनस्ट्रीट एजुकेशन। और इसी के साथ मैंने खुद को एक चांस दिया कि अपना पैशन फॉलो कर पाऊं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अब जाके करियर में लग रहा है कि करियर हाफ वे थ्रू नहीं है, रादर करियर अभी तो बस शुरू हो रहा है।